नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है। ये जो क्लास आपको डिलीवर किया जा रहा है, यह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके क्लास आपको डिलीवर किया जा रहा है। मजे की बात है कि यह क्लास ट्रेंड एनालिसिस पर आधारित है। आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके एक क्लास आप तक पहुंच पा रहा है। मास्टर आपसे उम्मीद रखता है कि आप अपना नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। खैर, बहुत सारी चीजें खत्म की जा चुकी हैं। एक बैकग्राउंड हमने दे दिया है। जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखें। देन क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो संभावित जीडीपी है, पोटेंशियल जीडीपी है। तो पहले ये जान लें कि जीडीपी क्या होता है। तो पिछला जो क्लास चला हुआ है ना भैया, उसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी सब कुछ, मूल्यह्रास क्या होता है, शुद्ध की अवधारणा क्या होती है, सकल की अवधारणा क्या होती है, ग्रास की अवधारणा क्या होती है, लागत मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, सब कुछ क्लास आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जा करके उसको देखें, फिर उसके बाद एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। नेशनल इनकम वाला टॉपिक चल रहा है, पूरा डिटेल से क्लास चल रहा है। आते हैं अपने क्लास पे। आज का जो क्लास होगा वो पूरी तरह मेंस ओरिएंटल होगा, मेंस पर बेस्ड होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यहां से आईएएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है संभाव्य जीडीपी को लेकर के। थोड़ा सा देखते हैं कि संभाव्य जीडीपी क्या होती है। जैसे जब आप एग्जाम देने जाते हैं, आप कहते हैं यार इकोनॉमी में मेरा जो है 50 नंबर आया, समझिए बात। जबकि मेरा कितना नंबर आ सकता था, 70 नंबर आ सकता था। तो जो आपका संभाव, एक अनुमान आप लगा रहे हैं कि आपकी संभाविता कितनी थी या हमारी संभावना कितनी थी, 70 अंकों की थी। लेकिन आपको प्राप्त कितना हुआ, आपको 50 अंक प्राप्त हुआ। तो आपका जो रियल अंक है वो कितना है, 50। लेकिन संभाव्य कितना है कि 70 तक आप पहुंच सकते हैं। ऐसे जीडीपी है। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 300 लाख करोड़ की है। कितना, 300 लाख करोड़ की। लेकिन भारत अनुमान लगा रहा है कि यार अगर हम चाहते कुछ चीजों को सही कर लेते तो हमारी जो संभाव्य जीडीपी है, मतलब पोटेंशियल जीडीपी, जहां तक हमारी संभावना है, वो 450 लाख करोड़ की हो सकती थी। मतलब कि 350 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ ए हमको क्या मिल रही है, रियल जीडीपी मिल रही है। लेकिन हमारी संभावना कितनी है, हमारा पोटेंशियल कितना है, वो 450 लाख करोड़ का है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं पोटेंशियल जीडीपी? अभी समझना जरा। एक परिभाषा के रूप में इसको लिखते हैं कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बिना महंगाई बढ़ाए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बिना महंगाई बढ़ाए, बिना मुद्रास्फीति बढ़ाए, बिना इन्फ्लेशन को बढ़ाए और बिना संसाधनों पर दबाव दिए हुए जो उपलब्ध संसाधन है उनका उचित प्रयोग और सही प्रयोग, अवधारणीय प्रयोग करके उत्पादन क्षमता में जो बढ़ोतरी की जाए, उसको हम क्या कहते हैं, संभाव्य जीडीपी कहते हैं, उसको हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। एक परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि संभाव्य जीडीपी को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं। समझ गई बात ना आप बात समझ गए ना, मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। थोड़ा सा लिखते हैं यहां पर, समझना जरा। इस संभाव्य जीडीपी क्या है, तो अगर मैं कहूं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था, लिखना जरा, किसी देश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में जब बिना महंगाई बढ़ाए, बिना महंगाई, ब्रैकेट में मुद्रास्फीति लिख लीजिएगा बाबू, ब्रैकेट में मुद्रास्फीति, बिना महंगाई बढ़ाए, बढ़ाए एवं बिना संसाधनों पर, संसाधनों पर दबाव दिए, पर दबाव दिए, उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध संसाधनों के सही एवं उचित प्रयोग से, उचित प्रयोग से उत्पादन क्षमता को, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए, उसे पोटेंशियल
जीडीपी या ब्रैकेट में संभाव्य जीडीपी कहते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आई? अभी समझना जरा। यहां पर ये कह रहा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था है, उस देश की अर्थव्यवस्था जब बिना महंगाई को बढ़ाए, मतलब कि आपकी महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। सबसे जरूरी पॉइंट से है कि मुद्रास्फीति या महंगाई ये नहीं बढ़नी चाहिए। उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में महंगाई ना बढ़ा दीजिएगा। तो बिना महंगाई बढ़ाए और बिना संसाधनों पर दबाव डाले, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप धाड़ी विकास को भूल जाएं और इस प्रकार जो है जीडीपी को अपने विकास का पैमाना मान लें और उपभोक्तावादी मानसिकता इतनी ज्यादा हावी हो जाए कि जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं उसको वो संसाधन प्राप्त ही ना हो, प्राकृतिक संसाधन। तो वर्तमान की जरूरत पूरा करते हुए आधुनिक जो भावी पीढ़ी है उसके साथ किसी प्रकार का समझौता ना करते हुए, मतलब कि जो भावी पीढ़ी है उनको भी उसी प्रकार संसाधन या भौतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सके जैसे हम उनको प्राप्त कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों को, तो उसको धाड़ी उपयोग कहते हैं। तो धाड़ी उपयोग के साथ जब हम उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? संभाव्य जीडीपी कहा जाता है। अभी समझना जरा, थोड़ा सा इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पर क्या कहा गया? कोई एक देश है और इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, इस देश की क्या है बाबू? अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? इससे कहा गया अर्थव्यवस्था से कि बिना महंगाई को बढ़ाए, बिना मुद्रास्फीति, बिना मुद्रास्फीति बढ़ाए और बिना संसाधनों पर दबाव डाले, बिना संसाधनों पर दबाव डाले, उत्पादन क्षमता को, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है ना? मतलब कि जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध संसाधन है, इन्हीं का उचित प्रयोग करते, उचित प्रयोग या उपयोग करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, एक क्या कहलाता है? संभाव्य जीडीपी कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई? संभाव्य जीडीपी कहलाता है, ठीक है ना? अब समझना जरा। तो यहां पर एक और परिभाषा जरा लिखिए, मजा नहीं आया यार। एक और परिभाषा लिखिए। जब देश की अर्थव्यवस्था में बिना महंगाई को बढ़ाए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो उसको भी संभावित जीडीपी कहते हैं। लिखना जरा। जब जब मुद्रास्फीति को, जब जब बिना बिना महंगाई बढ़ाए पूरी क्षमता के साथ, पूरी क्षमता के साथ उत्पादन को बढ़ाया जाए उसे संभाव्य जीडीपी कहते हैं। एक अन्य परिभाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक है? जैसे अब अगर मैं आपसे कहूं कि साहब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हो सकता है, तो आप क्या बताओगे? एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, समझिएगा जरा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 24 टन प्रति हेक्टेयर ये गेहूं का उत्पादन हुआ, क्या? गेहूं का उत्पादन, ठीक है। लेकिन स्थिति क्या है कि हमारे यहां कुशलता का अभाव है, हमारे यहां तकनीकों का अभाव है, हमारे यहां परंपरागत एग्रीकल्चर होता है। हमने झोंक झोंक करके रासायनिक प्रयोगों को इस प्रकार झोंका है अपनी पृथ्वी पर, अपनी धरती पर, अपनी जमीन पर कि वो जो है अनप्रोडक्टिव हो गया है। समझ में आ रही बात? तो
अगर हम मशीनरी अपनी सही कर लें, हम अपनी उर्वरकता क्षमता को बेहतर कर लें, हम अपने जो है रासायनिक कीटों का प्रयोग सही से करें, मतलब कि जैविक कीटों का या जैविक खादों का प्रयोग करें, हमारे पास बेहतर जो है कुशलता हो, प्रशिक्षण हो, तकनीकी जो है संसाधन हो, तो हमारा जो क्षमता है ना, वो कितना है, 60 टन प्रति हेक्टेयर की है। कितनी है बाबू? 60 टन प्रति हेक्टेयर। ये गेहूं के गेहूं के उत्पादन की है। अभी समझना जरा, ये तो रियल जीडीपी है। ये क्या है, आप यहां से निकालोगे तो आपको रियल जीडीपी दिखाई पड़ेगी। 24 टन की, 24 टन की जो भी दाम होगा उससे आप कैलकुलेट कर लोगे रियल जीडीपी। लेकिन हमारा जो संभाव्य है, संभावना है कि हमारा उत्पादन इतना हो सकता है, लेकिन ससुरा हमारा जो जमीन है ना, वो जमीनिया एकदम बैरन हो गया है, अनप्रोडक्टिव हो गई है, बंजर हो गई है। ठीक है ना? हमारे पास तकनीकी सुविधा अच्छी नहीं है। हम बैल और कुदाल से काम करने वाले लोग हैं। हम अभी भी हाशिए से काटने वाले लोग हैं। तो हमारा जो पूंजी निर्माण क्षमता है बहुत निम्न है। बहुत क्या है? निम्न है। इसलिए हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है वो 24 टन, लेकिन चाइना में जो होता है वो 60 टन प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन। तो हम कहें कि चाइना का क्यों ज्यादा है जीडीपी? इसलिए ज्यादा है कि उसने अपने निवेश स्तर को, तकनीकी स्तर को, प्रशिक्षण के स्तर को और कुशलता के स्तर को और उर्वरता के स्तर को मेंटेन किया है। कभी उसका भी इतना था, लेकिन उसने अपने आप को अपडेट करके अपनी जो संभाव्य जीडीपी थी, जो एक भारत का ये सपना होता है, ये क्या होता है? लक्ष्य होता है। समझिएगा जरा, ये हमारा साध्य होता है। क्या होता है? साध्य होता है कि हमको यहां तक हमको पहुंचना है, मतलब यहां तक पहुंच सकते हैं, संभावना है, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। चाइना पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इन सब सारी चीजों को उसने एड्रेस किया। भारत केवल केवल अभी संभाव्य जीडीपी को देख रहा है कि यार बड़ी दिक्कत है, हम यहां तक पहुंच सकते थे लेकिन यहीं पर रह गए। क्यों? क्योंकि जो है हमारे यहां बहुत ज्यादा तकनीकी सुविधाओं का अभाव है, हमारे यहाँ तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है, हमारे यहाँ जो लैंड है वो अनप्रोडक्टिव होती जा रही है। इसलिए हमारा जो जीडीपी है वो कम, जबकि संभाव्य जीडीपी अगर सब कुछ बेहतर हो जाए तो जो गेहूं का उत्पादन है हमारे यहाँ भी क्या हो, वो बढ़ जाए। तो संभाव्य जीडीपी, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक काम करना जरा, एक और उदाहरण लिखना। जैसे मान लेते हैं, मान लें कि भारत का भारत का रियल जीडीपी, रियल जीडीपी 300 लाख करोड़ की है। ऐसे लिखिएगा, रियल जीडीपी 300 लाख करोड़ की है। इतनी बातें क्लियर? ये मानते हैं हम, एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, ठीक है? एक उदाहरण के रूप में, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि भारत की जो रियल जीडीपी है वो 300 लाख करोड़ की है, लेकिन जो संभाव्य जीडीपी है वो 450 लाख करोड़ या 500 लाख करोड़ की है। कितना? तो आपने कहा कि 450 लाख करोड़ की भारत की संभाव्य जीडीपी है। तो अब समझना जरा, हमारी रियल जीडीपी कितनी है? रियल जीडीपी कितनी है? 300 लाख करोड़ की, ठीक है ना? लेकिन हमारा जो पोटेंशियल जीडीपी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, संभाव्य जीडीपी बोल रहे हैं, ये कितनी है? तो हमारे यहाँ 450 लाख करोड़ सीआर की हो। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ निवेश का अभाव है, हमारे यहाँ जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर हैं उनमें काफ़ी असमानता है, हमारे यहाँ लैंगिक असमानता है, हमारे यहाँ तकनीकों का अभाव है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है शायद वो बेहतर नहीं है, हमारी राजकोषीय नीति और मॉनेटरी पॉलिसी है वो शायद बहुत बेहतर नहीं है, हमारा जो विदेशी निर्यात मॉडल है वो शायद अच्छा नहीं है, अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है शायद वो भारत के जो है एक अनुकूल नहीं है। इसलिए जो संभाव्य जीडीपी है वो तो ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो रियल जीडीपी है वो क्या है?
कम है। अभी एक चीज समझना, ये इसको निर्धारित कौन करेगा? इसको कौन निर्धारित करेगा कि संभाव्य जीडीपी इतनी हो सकती है? अगर मैं कहूं कि कुछ चीजें बेहतर हो जाएं, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था 300 से 450 तक आ सकती है? जब आ सकती है तो उसको हम क्या कहेंगे? संभाव्य, उसको हम पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं कि कौन से वे फैक्टर हैं, कौन से वे कारक हैं जो संभाव्य या फिर पोटेंशियल जीडीपी को निर्धारित करते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आपके मेंस में क्वेश्चन आए हैं, तो यहां पर लिखना जरा। संभाव्य जीडीपी को, संभाव्य जीडीपी को निर्धारित करने वाले, निर्धारित करने वाले कारक। इस संभाव्य जीडीपी को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? पहला कारक समझिएगा जरा, देश की अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करना। देश की अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनके मध्य संतुलन को स्थापित करना। अगर बेहतर संतुलन हो जाता है तो संभाव्य जीडीपी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसको हम प्राप्त कर लेंगे। इतनी बातें क्लियर? अब समझना जरा यहां पर कि यहां पर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, मतलब कि आप ऐसे लिख लीजिए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है ना? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के मध्य संतुलन स्थापित करना। अभी समझना जरा, अगर मैं ये कहूं कि भाई ये जो कृषि क्षेत्र है, यहां पर 46% जनसंख्या इन्वॉल्व है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर 17.7% ऑफ जीडीपी में पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर क्षेत्र। 46% लोग 17.7% ही जीडीपी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। तो एक इम्बैलेंस्ड है, एक असमानता है और एक जो है असंतुलन यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जो उद्योग क्षेत्र है, इस उद्योग क्षेत्र में आपको 27.7% जीडीपी में पार्टिसिपेशन दिखाई पड़ेगा। ठीक है? जब हम सेवा क्षेत्र पर जाते हैं तो सेवा क्षेत्र में हमको 54.4% का जो है, 7 7 14 और 6, यहां पर 6 कर लीजिए। ठीक है ना? ये जो है जीडीपी में पार्टिसिपेशन दिखाई पड़ेगा 54.6% सेवा क्षेत्र का। और जबकि सेवा क्षेत्र में पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो इन्वॉल्व है, एकदम कम है। तो भाई होना तो ये चाहिए था कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में 46%, यहां पर जीडीपी में कम से कम 40 तो होना चाहिए था पार्टिसिपेशन, लेकिन 17 18 के आसपास ही रह गया। और मजे की बात है कि हम एग्रीकल्चर क्षेत्र से डायरेक्ट जंप करके कहां पर आ गए? सेवा क्षेत्र पे आ गए। हमारी जो ये बीच की कड़ी है ना, ये बीच की कड़ी लगभग लगभग गायब हो गई। जिस जो है गायब भारत की कड़ी को चाइना ने मेंटेन कर लिया, जिस गायब कड़ी को यूरोप ने मेंटेन कर लिया। मतलब कि यूरोप में पहले से ही आप औद्योगिक पुनर्जागरण देखते रहे होंगे, औद्योगिक क्रांति देखते रहे होंगे। चाइना में भी औद्योगिक क्रांति ठीक ठाक, मतलब कि उद्योगों का विकास ठीक ठाक हुआ, यूरोप में ठीक ठाक हुआ, अमेरिका में ठीक ठाक हुआ। जिन देशों में उद्योगों का विकास ठीक ठाक हुआ, वहां पर उनकी जो है भागीदारी जीडीपी में लगातार बढ़ी, रोजगार जनरेट हुए, उत्पादन प्रणाली बढ़ी, वहां पर निवेश जनरेट ठीक ठाक हुआ और उनका निर्यात बेहतर हुआ, मतलब एक्सपोर्ट बेहतर हुआ। तो उनकी जो जीडीपी है अपने आप जंप कर गई। लेकिन भारत की जो जीडीपी है, उसमें एक बड़ी रुकावट क्या रही? उद्योग क्षेत्र, मतलब कि जो बीच की कड़ी है उद्योग क्षेत्र की, वो गायब रही। उसमें जो विकास की धारा रही, कम रही, जितना होना चाहिए था कम रहा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी संभाव्य जीडीपी को कौन निर्धारित करता है? इस संतुलन निर्धारित करता है। अगर संतुलन बेहतर होगा तो जो पोटेंशियल जीडीपी है वो क्या होगी? हमारी बहुत बेहतर होगी। क्या होगी बाबू? बहुत बेहतर होगी। ये पहला कारक है। दूसरा कारक क्या है?
समझना जरा। दूसरा कारक है हमारे यहां, अगर तकनीकी संसाधन बेहतर होगा तो पोटेंशियल जीडीपी को वो क्या करेगा, निर्धारित करेगा। लिखना जरा, तकनीकी संसाधन, तकनीकी संसाधन। अगर तकनीकी संसाधन बेहतर होगा तो ये पोटेंशियल जीडीपी जो हमारी होगी बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना। ये हमारी जीडीपी को मेंटेन करेगा, हमारी जीडीपी को बनाए रखेगा। ठीक, तो तकनीकी संसाधन जहां पर बेहतर है उनका पोटेंशियल जीडीपी बहुत अच्छा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम कहें कि भाई तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जहां पर बेहतर होगी पोटेंशियल जीडीपी को निर्धारित करेगा। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि मानव पूंजी पर निवेश, मानव पूंजी जहां की बेहतर होगी, ये भी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इन द सेंस जिस देश ने अपने मानव के ऊपर, अपने नागरिकों के ऊपर काम कर लिया, जिसने मानव के अपने नागरिकों के स्वास्थ्य बेहतर कर लिए, जिस देश ने अपने नागरिकों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर कर लिया, तो वही देश के नागरिक मानव पूंजी के रूप में उभरते हैं और वो देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल अगर हमारे यहाँ बेहतर होगा या ह्यूमन कैपिटल बेहतर होगा तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल जीडीपी को वो निर्धारित करेगा। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना जरा, कुछ और चीजें हैं जैसे वित्तीय समावेशन, लिखते जाइए, एकदम लिखते जाइए एक एक चीज, ताकि कोई चीज आपका छूटे ना। ठीक है ना। एक चीज है वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन ये क्या है बाबू, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि हर वर्ग के पास, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, वो श्रमिक वर्ग हो, वो एमएसएमई वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, अगर वो काम करना चाहता है तो सरकार उसको फंडिंग कर दे, उसके तक पैसा पहुंच जाए, बैंक तक वो पहुंच जाए, ताकि आसानी से उसको पैसा पहुंच जाए, उसके यहाँ वित्त पोषण हो जाए, उसको आसानी से ऋण मिल जाए, उसके पास आसानी से पैसा पहुंच जाए, तो वो कारोबार क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। इसको हम वित्तीय समावेशन कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। इससे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल जीडीपी निर्धारित होगा, मतलब कि जो संभाव्य जीडीपी है वो अनुमान से ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो एक वित्तीय समावेशन। फिर इसके बाद एक और क्या, और जो है अब कई सारी चीजें हैं जिसको बता सकते हैं इसमें कि एक तो अंतरराष्ट्रीय जो इतने समय स्थिरता है, अंतरराष्ट्रीय शांति, ये अंतरराष्ट्रीय शांति भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी जीडीपी के, पोटेंशियल जीडीपी को निर्धारित करने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय टैरिफ लगाया हुआ है तमाम देशों पर, डब्ल्यूटीओ जिस लिए स्थापित किया गया था, जिन प्रासंगिकताओं के कारण, जिन उद्देश्यों के लिए, उसके उद्देश्य या प्रासंगिकता इस समय बहुत धूमिल नजर आ रही है। क्योंकि मनमानी अमेरिका कर रहा है, मनमानी यूरोप कर रहा है, मनमानी जो है चाइना कर रहा है, सारे लोग वो टैरिफ लगा रहे हैं, प्रत्युत्तर में दूसरा देश भी टैरिफ लगा रहा है। इससे जो व्यापार है, जो सप्लाई चेन है, इसमें रुकावट उत्पन्न होती है, और जब रुकावट उत्पन्न होगी तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बाधित होगा। तो किसी देश का, जैसे ये इंडिया में बनाना, भारत की घरेलू सीमा में बनाना बाबू, अब इसको भारत से बाहर भेजना है अमेरिका, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अभी जा ही नहीं पा रहा है। तो अगर अमेरिका खरीद लेता तो हमको कुछ डॉलर मिल जाता ना, देश की जो संभाव्य जीडीपी है वो बढ़ जाती ना, लेकिन नहीं बढ़ पा रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर ठीक ठाक टैरिफ लगा रखा है 18% का। ठीक है। तो ये जो टैरिफ का जो एक, मतलब कि जो एक व्यापार संरक्षण की जो पॉलिसी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो भी एक निर्धारित करती है। जरा लिखना जरा, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हारमुज बंदरगाह शायद ओपन होता तो हमारा निर्यात बेहतर होता, शायद आयात आ पाता, हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज बेहतर आ पाते, हम उत्पादन प्रक्रिया को और तेज कर पाते, देन जो है हमारा पोटेंशियल जीडीपी बेहतर होता। तो निर्धारित करता है अंतरराष्ट्रीय शांति। ठीक है ना। विदेशी संबंध, लिखना जरा, विदेशी संबंध, ये भी पोटेंशियल जीडीपी को निर्धारित करता है, क्योंकि इससे हमारा एक्सपोर्ट बेहतर होता है। क्या होता है? एक्सपोर्ट बेहतर होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा निर्धारित करता है राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां। क्या? राजकोषीय, राजकोषीय
एवं मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, ये जो है पोटेंशियल जीडीपी को, ये सब कुछ जो है क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब समझना जरा क्या क्या चीजें पोटेंशियल जीडीपी को निर्धारित करती हैं। यहां पर 7-8 कारण हमने बता दिया है। तो पहला कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित करना, दूसरा तकनीकी संसाधन, तीसरा तकनीकी शिक्षा, मानव पूंजी, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति, विदेशी संबंध, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां। इसके अलावा और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता, ये भी क्या करती है, पोटेंशियल जीडीपी को निर्धारित करती है। ठीक है ना। और भी लिख ले सकते हैं, चाहे तो एफडीआई लिख लीजिए, एफडीआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या फिर केवल केवल आप निवेश लिख लीजिए, ये चीज। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, है ना, डिजिटलाइजेशन होगा तो करप्शन वगैरह कम होगा, तो कुल मिला जुला करके पोटेंशियल जीडीपी बढ़ने की संभावना होगी। आय असमानता, आय समानता, आय समानता, आय समानता होगी तो लगभग लगभग ये पोटेंशियल जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग करेगा। ये नहीं कि ज्यादातर लोगों के, कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा हो और ज्यादातर लोगों के पास पैसे ना हो या कम पैसा हो, तो ऐसे में क्या होगा, उत्पादन प्रक्रिया बाधित होगी। आय अगर समानता होगी तो वो पोटेंशियल जीडीपी के लिए बेहतर होगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो पोटेंशियल जीडीपी को क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इंडिया के डायमेंशन से थोड़ा सा समझते हैं कि भारत के लिए पोटेंशियल जीडीपी को के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां हैं। एक हेडिंग जरा लिखना, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पोटेंशियल, पोटेंशियल जीडीपी को लेकर चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहला पहला समस्या क्या है कि देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा है, और जब बेरोजगारी ज़्यादा होगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो वो जो है परचेज नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो जब खरीदारी ही नहीं वस्तुओं की होगी तो उत्पादन क्या होगा, तो कहीं ना कहीं समस्या फिर क्रिएट होगी। लिखना जरा, भारत में बेरोजगारी का स्तर, और ये बेरोजगारी का स्तर अधिक होना। और ये बेरोजगारी कितनी है, तो अगर आप PLFS रिपोर्ट देखेंगे, हालिया रिपोर्ट, तो इसमें आपको 5.5% बेरोजगारी का स्तर दिखाई, मतलब जबरदस्त। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है कि बेरोजगारी का स्तर कितना है, पिछले 3 सालों में या 5 सालों में बेरोजगारी क्या हुई है, निरंतर बढ़ी हुई, निरंतर बढ़ी। तो ये PLFS रिपोर्ट आपको जानना चाहिए। श्रम बल आवधिक सर्वेक्षण रिपोर्ट इसको कहते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, आवधिक, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट इसको कहते हैं। ठीक है ना, इसको PLFS रिपोर्ट को। चलें आगे। तो पहला कारण आपने बताया कि डाटा के माध्यम से मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि पोटेंशियल जीडीपी के लिए चुनौती है गरीबी। दूसरा फैक्टर है गरीबी, गरीबी, भाई जहां पर गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, वहां पर तो समस्या होगी ना। तो गरीबी कितना है, तो इतने समय भारत में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत 11.3% जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या, ये क्या है, गरीब है। ये क्या है, गरीब है, मतलब एमपीआई में जी रही है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में जी रही है। ठीक है। एमपीआई मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एमपीआई और नीति आयोग के द्वारा जो एमपीआई जारी करती है, दोनों के द्वारा। ठीक है ना, दोनों को बताऊंगा। फिर उसके बाद भारत में जो मानव पूंजी है उस पर कम फोकस किया जाना। मानव पूंजी, मानव पूंजी जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी,
पर कम फोकस किया जाना। फिर उसके बाद भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, तो अगर आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखेंगे तो 182 देशों में आपको 91वां स्थान दिखाई पड़ेगा। बहुत खराब स्थान है भारत का, मतलब कि इंडिया एक करप्टेड कंट्री में आता है, भ्रष्टाचार देश में आता है, भ्रष्टाचारी देश है। और भ्रष्टाचार हमारे आपके जो बीच के बंधु हैं वही लोग करते हैं। इसमें राजनेता हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, है ना। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार आप बता सकते हैं कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भारत का 91वां स्थान है, जो कि जो है हमारे यहाँ ठीक ठाक भ्रष्टाचार को शो करता है। आय असमानता, अपने यहाँ आय असमानता बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ अगर आप देखेंगे तो आय असमानता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये आय असमानता कितनी है, आय असमानता, तो नेक्स्ट जो फैक्टर होगा ये आपका आय असमानता का होगा। और आय असमानता तो इस कदर है हमारे यहाँ कि शीर्ष 1% लोगों के पास, शीर्ष जो 1% लोग हैं इनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा कब्जा करके बैठे हैं। और देश का अगर हम कहें कि शीर्ष 10%, इस शीर्ष 10% लोग देश की कुल संपत्ति का 70% हिस्सा कब्जा करके बैठे हैं। तो आय असमानता आप देख रहे हैं ना। फिर नीचे के जो बॉटम 50% हैं, नीचे के जो दलित हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, जनजाति हैं, एकदम जो एकदम हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वर्ग है 50%। ऊपर के 100% पूरा ले लीजिए, निचवा के जो एकदम नीचे के जो एकदम सबसे गरीब, उन नीचे के 50% लोगों के पास टोटल टोटल 6% भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण है। इस प्रकार की आय असमानता है। तो ये मैं बता कहां से रहा हूं, ये मैं ऑक्सफेम रिपोर्ट से बता रहा हूं। कहां से बाबू, ऑक्सफेम, ऑक्सफेम रिपोर्ट से आपको बता रहा हूं। ये मैं वर्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट से बता रहा हूं। किससे बता रहा हूं, वर्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट से बता रहा हूं। तो आपको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ये समान इस प्रकार की चुनौतियां देश में हैं। भारत में तकनीकी शिक्षा का अभाव है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। भारत में आर्थिक क्षेत्रक के बीच असंतुलन है। और ही आर्थिक क्षेत्र जो अभी अभी हमने बताया, चाहे आप यहाँ पर कृषि क्षेत्र ले सकते हैं, आप यहाँ पर उद्योग क्षेत्र ले सकते हैं, और आप यहाँ पर सेवा क्षेत्र। अब यहाँ पर मतलब कि 46% जनसंख्या 17.7% का ही उत्पादन करती है, लेकिन यहाँ पर कम जनसंख्या हो करके 54.6% का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके ये जो असमानता है, इस असमानता को या इस असंतुलन की एक भरपाई होनी चाहिए। ये असंतुलन और बीच की कड़ी ही गायब होना, लगभग लगभग इसका विकास ना हो पाना, जो कि रोजगार पर प्रभाव डालता है, निवेश पर प्रभाव डालता है, उत्पादन पर प्रभाव डालता है, एक्सपोर्ट पर प्रभाव डालता है, कई प्रकार की एक्टिविटी पर प्रभाव डालता है। इससे जो है संभाव्य जीडीपी के संदर्भ में एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ती है ना। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनको आप बता सकते हैं कि संभाव्य जीडीपी के लिए भारत में क्या कुछ जो है समस्याएं। लाल फीताशाही भी लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि लाल फीताशाही सर नहीं लिखवाएं। लाल फीताशाही मतलब कि फाइलों को पास वगैरह करने में बड़ा लेट कर देना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले निकाला जाता था, अब इतने समय बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। तो एक कुछ जो है चुनौतियां हैं। अब एक काम करिए, तो चुनौती को लेकर के आप बता सकते हैं इतने सारे फैक्टर, ठीक है। फिर परंपरागत संसाधनों का उपयोग किया जाना, मतलब कि तकनीकी जो है तकनीकों का अभाव, एआई का जो है, एक एआई का उपयोग कम किया जाना, एआई का कम से कम उपयोग, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का अभाव, ये भी आप लिख सकते हैं। तकनीकी शिक्षा का अभाव हालांकि हमने लिख लिया, यहाँ पर आप लिख लीजिए टेक्नोलॉजी का अभाव या तकनीकी का अभाव, ठीक है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को आप लिख सकते हैं। अब एक काम करिएगा जरा, आप एक हेडिंग डालिए, एक जो है आंसर क्वेश्चन लिखिएगा। मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन
संभाव्य जीडीपी से, संभाव्य जीडीपी से आप क्या समझते हैं? संभाव्य जीडीपी को निर्धारित करने वाले कारक तथा भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में संभाव्य जीडीपी को लेकर क्या चुनौतियां विद्यमान हैं? चर्चा करें। ये आपको 200 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक ना? और समझना जरा, आंसर आप लिख लीजिएगा। तो एक व्हाट्सएप नंबर है 93 35 40 21 58 पर अपनी आंसर राइटिंग इस पर सेंड करिएगा। आपको बेहतर से बेहतर फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई। कल मिलते हैं, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आय की हम लोग गणना वगैरह सीखेंगे, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, जो भी है सब कुछ पूरा डिटेल से। देन उसके बाद नेशनल इनकम आपका क्या होगा, ख़त्म होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका